आजिज रुफ का आप सबका इस बहुत ही अहम वेबिनार में इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर कारोबारी हर बिजनेस अपने अपने बिजनेस को लेके काफी तशवीश में है, आगे क्या हालात होंगे। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर एवरी ऑल्टरनेट डे हम लोग टॉपिक पर स्पीचेस रख रहे हैं। अभी यह है कि आइंदा आने वाले हालात जो है कोविड-19 के बाद, जहां मईशत को काफी गवर्नमेंट के पास सारे इकोनॉमीज एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी। एक तरफ तो ये हालत है, दूसरी तरफ ये है कि मिल्लत के पास हमेशा से अनयूज्ड फंड्स का एक हमेशा से रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करें। और इस्लामिक फाइनेंस के लिए बहुत कोशिशें, हमारे अब्दुल रकीब साहब भी जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मेहनत कर रहे हैं वो, और मुख्तलिफ हालात में हम ट्रस्ट कर रहे थे कि इस्लामिक फाइनेंस से इंडिया में कुछ स्कोप मिले। बहरहाल अब हम ये हालात जब बिजनेस के उथल पुथल होगी, काफी चेंजेस आने वाले हैं, इन हालात में इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर पीएचडी किया है डॉक्टर शारिक निसार ने, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इनके आर्टिकल्स दुनिया भर में पब्लिश होते रहे हैं। करीब 15-20 साल से इस्लामिक फाइनेंस पर ये काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि डॉक्टर शारिक निसार से कि वो पोस्ट कोविड-19 इस्लामिक फाइनेंस की क्या स्कोप है उस पर बातें रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, आज का ये प्रोग्राम जो स्कोप ऑफ इस्लामिक फाइनेंस इन पोस्ट कोविड-19 का जो मुझे मौजू दिया गया है, इसमें मेरे कोशिश ये होगी कि तकरीबन 35-40 मिनट मैं जो है इस जो सूरत हाल इमर्ज कर रही है इस पे बात करूं, और इसके बाद से जो है फिर इसमें हमारे लिए इम्कानात क्या हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस्लामिक फाइनेंस के तरीक़े से काम करना चाहते हैं, और कम्युनिटी के लिए जो लोग सोचते हैं उनके लिए क्या इम्कानात है, इस पे बात करने की कोशिश करूँगा। और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के तनाजुर में क्या इम्कानात हैं, किस तरह का सिस्टम है और क्या स्कोप हो सकते हैं, इन सब पे बात करने की कोशिश करूँगा। मेरी ख्वाहिश ये भी होगी कि इसको हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं, और मैंने पूछा है ऑर्गेनाइजर से, इन्होंने कहा कि हाँ आप लोग सवालात कर सकते हैं। 2 तरीक़े हो सकते हैं, एक तो चैट का सिस्टम है इसमें, हाँ, जिन लोगों को भी बीच में भी सवाल पूछना हो वो चैट के ज़रिए भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर उसमें एक ऑप्शन है हाथ उठा करके, अपना लिटरल हाथ तो नहीं उठेगा, लेकिन इसमें शायद एक रेज योर हैंड करके एक कोई आइकन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरी जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, जो भी बात मैं यहाँ पे कहूँगा उसमें सिर्फ ये है कि हद्दुल इम्कान जो चीज़ें दरपेश हैं, या हद्दुल इम्कान जो चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं उस पर बात होगी। उसकी वजह ये है कि अभी दुनिया की असल कॉस्ट क्या आएगी दुनिया में, मईशत में, दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में, दुनिया के जो आलमी निज़ाम है उसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी, हमें इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं, और जो है इसलिए जो भी मैं बात कहूँगा वो जो मौजूदा आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ मुनसर करता है। इसी तरह से जो इस जो क्राइसिस है, पेंडेमिक है, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, वो भी जो है आज की तारीख में सिर्फ उसका एक तखमीना है, जो अब तक नुकसानात हो चुके हैं, या फिर आने वाले दिनों में वो कितना बढ़ जाएंगे इसका भी हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो इसी से जो है मैं सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहीं से करूँगा कि ये कुछ कंटेंट हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से है, अभी वो कैसी दिख रही है, हमारे मुल्क की मईशत, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कैसी होगी, इस्लामिक फाइनेंस क्या है, इसका क्या रोल हो सकता है, और एज ए कम्युनिटी हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे आप लोगों के बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, इसलिए ये बात मुमकिन है कि बाज़ चीज़ें आपके लिए बहुत बेसिक हों, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस बैकग्राउंड के सब लोग हैं, नॉलेज के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और ये भी मुमकिन है कि
जो चीज़ें मैं कहूँ अगर इस्लामिक फाइनेंस के मुतालिक या और कहीं, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गैप हो जिसकी वजह से आपको पूरी बात फ़ौरन समझने में मुश्किल हो। तो दोनों सूरतों में आप लोग मुझे अलर्ट कर सकते हैं कि जो है इसमें मज़ीद किसी तशरीह की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, आप इस तरह से मुझे अलर्ट कर दीजिएगा। मैं मशकूर हूँ अफ़ज़ल भाई का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे तैयार करने को कहा। घर से ही मैं काम कर रहा हूँ, तो आज मैंने कोशिश की कुछ घंटे लगा करके इसको तैयार करने की, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो सका क्योंकि ऑफिस का भी काम दिन भर होता है और उसके अलावा मुझे जो है कल दोपहर में ही हमारा ये प्लान बना था। तो मुमकिन है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल अपडेट न लगें, लेकिन कोशिश करूँगा कि चूँकि ये मेरा मैदान है माशियात और इस्लामिक फाइनेंस, कोशिश करूँगा कि आपसे अपने ख़यालात को मैं शेयर कर सकूँ और आपके फीडबैक को भी ले सकूँ। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि पिछले 1 साल में अप्रैल 2019 से लेकर के और अप्रैल 2020 तक 1 साल के दरमियान जो है आईएमएफ ने दुनिया के इकोनॉमिक आउटलुक को किस तरीके से जो है आईएमएफ की अपनी प्रोजेक्शंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो अपने प्रोजेक्शंस हैं, किस तरह से तब्दील हुए हैं। और आपको इसमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि कोविड जो है, ये जो वायरस है, ये दिसंबर की बात है। तो दिसंबर से पहले भी जो है दुनिया की मईशत बहुत अच्छा नहीं कर रही थी और उसका जो है आप प्रोजेक्शंस आईएमएफ का देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर अप्रैल 19 का आईएमएफ का प्रोजेक्शन देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी को उन्होंने कहा था कि 2019 में 3%, 3.3% से ग्रो करेगी। एडवांस्ड इकोनॉमी, जो एडवांस कंट्रीज हैं, वो 1.8% के हिसाब से ग्रो करेंगे और इमर्जिंग इकोनॉमी एंड इमर्जिंग जो डेवलपिंग इकोनॉमी है या कंट्रीज हैं, वो 4% के हिसाब से ग्रो करेंगे। इसके बरक्स अगर आप अक्टूबर 19 का देखें, यानी अप्रैल 19 के बाद से अक्टूबर 19 का देखेंगे आप, तो थोड़ा सा तब्दीली देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी को इन्होंने कहा कि 3.3 के बजाय 3% से ग्रो करेगी और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने रिडक्शन को का एहसास हो गया, जबकि अभी कोविड नहीं आया था। और इसी तरीके से अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखें या इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखें, तो वो प्रोजेक्शन में 4.4 से 3.9 तक आ गया था। दिस इज ऑल बिफोर वी हैड द ऑनसेट ऑफ कोविड-19। अगर आप उसके बाद देखें तो प्रोजेक्शन को देखें आप, सिर्फ जनवरी 2020 में का जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वो ग्लोबल इकोनॉमी का उन्होंने तकरीबन सेम है जो पिछला था अक्टूबर का, यानी 3.3%, एडवांस इकोनॉमी का 1.6% और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है 4.4%। विद इन 4 मंथ ऑफ कोविड, विद इन 4 मंथ, जनवरी का अगर प्रोजेक्शन देखें और अप्रैल का देखें आप, तो आपको इसमें बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। अगर आप इसको देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा स्क्रीन को हटाना पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में अब आज की सूरत हाल जो ये है, इसमें जो अप्रैल 20 का जो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस आई हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 3%, यानी 3% से कमी वाक़ई होगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी में 3% से ज़्यादा की कमी वाक़ई होगी, यानी ग्रोथ रेट जो है 3% से घट जाएगा, ग्रोथ जो है घट जाएगी। पिछले साल जितनी थी उससे 3% इस साल कम होने वाली है। एडवांस इकोनॉमीज को अगर आप खासतौर से मुआयना करें तो इसमें जो है रिडक्शन इन ग्रोथ इज अबाउट 6.1%, नेगेटिव 6.1%। और आप इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखेंगे तो इसमें नेगेटिव 1% के है, यानी पिछले साल के मुकाबले में ऑन एंड ओवरऑल जो है दुनिया की मईशत 3% से ज़्यादा घटेगी। और डिपेंड करता है कि आप एडवांस्ड इकोनॉमीज में हैं या डेवलपिंग में हैं या किस तरह के खत्ते में हैं, उसके हिसाब से आपके पास इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। अगर दूसरे और एरियाज को ले लें, यानी यूरोप को ले लें, तो यूरोप इज गोइंग टू डिक्लाइन बाय 7.5%। यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया की सबसे बड़े कंज्यूमर इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर सेक्टर है, पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का यूनाइटेड स्टेट के कंजम्पशन की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, वो तकरीबन 6% रिड्यूस करने वाली है।
मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज जब तक कि ऑयल क्राइसिस इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा डाउन नहीं हुए थे, उसके बावजूद तकरीबन 3% के हिसाब से घट रहा था। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो कमी जो है मईशत में लैटिन अमेरिका में भी हुई है, और इस तरह से सब सहारन कंट्रीज में भी इकोनॉमिक की ग्रोथ में रेट में काफ़ी कमी आई है। इसी को अगर आप सेक्टर वाइज देखें अगर, तो सेक्टर वाइज में भी कुछ सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे या हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनमें एविएशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाई चेन है और फाइनेंशियल सेक्टर है। ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं ऑलरेडी। इसमें से बहुत सारी कंपनियां जो है बैंकरप्ट होंगी, बहुत सारी बैंकरप्सी के कगार पे हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, इसका इल्म जो है हमें कोविड-19 के बाद ही अंदाजा लग पाएगा। सो व्हाट वी आर एक्चुअली हेडिंग इज अ ट्रूली ग्लोबल क्राइसिस, जिसमें दुनिया का कोई भी कंट्री जो है बचेगा नहीं या बचा नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह के हों, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हों, इमर्जिंग कंट्रीज हों, और या फिर जो है बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हों, सबके ऊपर फर्क पड़ेगा। मसला सिर्फ हेल्थ क्राइसिस का नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो हेल्थ क्राइसिस से शुरुआत हुई कोविड से, लेकिन ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को की तरफ जा रहा है लेकर के, और उसका जो इम्पैक्ट है फिर वो कमोडिटी क्राइसिस और इस तरह से फिर बाकी क्राइसिस की शक्ल में, यानी एक तरह का कैस्केडिंग इम्पैक्ट होने जा रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी पे है। हमारे मुल्क में अगर खासतौर से आप जानना चाहें तो मेरी अपनी नाक़िस राय में ये है कि कोविड से उतना बड़ा हमारे मुल्क की मईशत को खतरा नहीं है, जितना कि मैं मुल्क की मईशत की वजह से जो है लोगों पे खतरा देख रहा हूँ। यानी कोविड से बड़ा खतरा हमारे मुल्क की मईशत की वजह से अवामुन नास को मुझे लग रहा है। अल्लाह करे कि मैं इस मामले में गलत हूँ या मेरी असेसमेंट गलत हूँ। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, टोटल अगर कंप्यूट करें, तो अभी तक का जो असेसमेंट है जो लॉसेस का है कोविड की वजह से, वो तकरीबन 9 ट्रिलियन यूएसडी है। तकरीबन 9 ट्रिलियन यूएसडी है। यानी इतना ज़्यादा जो है आउटपुट लॉसेस हमें ऑलरेडी जो है हमारे अंदाजे में आ चुका है। अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है तो फिर इसका और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सिर्फ फ्यूचर में ही हमें पता चल पाएगा। अगर आप कोविड से पहले भी देखेंगे तो यूएस, चाइना और यूरोप के दरमियान एक इकोनॉमिक कशमकश जारी थी, जो कि जिसको हम डी ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज अपने आप को रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी दे वर लुकिंग एट प्रोटेक्शनिज्म, जिसे हम इकोनॉमिक्स की ज़बान में कहते हैं, कि वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, माइग्रेशन का रेस्ट्रिक्शंस, उसके अलावा जो है प्रोडक्शन का रेस्ट्रिक्शंस और इस तरह के दुनिया भर की तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी थी। और ये तमाम चीज़ें जो है एग्जासर्बेट कर जाएंगी अब जब हम असेसमेंट करने बैठेंगे कोविड के बाद। इसी तरह से जो है सप्लाई चेन पे पूरा जो इम्पैक्ट है, एविएशन इंडस्ट्री का जो पूरा इम्पैक्ट है, ये तमाम इंडस्ट्रीज जो है ख़ास तौर से कैसे डेवलप करेंगे नहीं पता है, लेकिन इसी दरमियान हमें बहुत सारे बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर से डिजिटल कॉमर्स का जो मामला है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, टेली मेडिसिन में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, ऑटोमेशन में हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो कुछ सेक्टर हैं जो कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं, वाटर है, सैनिटेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिनटेक के ज़रिए जो बहुत सारे काम होने वाले हैं, हमें इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो एक तरफ तो हमें बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि कोविड के बाद बड़ी मुश्किलों का शिकार होने के कगार पे हैं, और उसकी वजह से कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ आएंगी, कंट्रीज़ के बिजनेस पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई पड़ रही हैं, और जिसमें इवन इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन भी वन ऑफ द मोस्ट थ्राइविंग सेक्टर मालूम होता है। तो अब अगर आप इंडियन इकोनॉमी पे बात करें, इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो आईएमएफ का मैंने जो आपको खाका बताया है उसके हिसाब से इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट ऑलमोस्ट 1%। लेकिन जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं जो पिछले 1-2 दिन के अंदर आई हैं, अप्रैल के शुरू में आईएमएफ के आउटलुक आया था, उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 0%। इफ दैट इज ट्रू,
और आज की सूरत हाल में ये मालूम हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू ग्रो एनीथिंग, दैट मीन्स 0% मीन्स जो पिछले साल का हमारा टारगेट था उतना ही रहेगा। लेकिन अगर उतना भी रहता है और अगर मजीद कम नहीं होता है तो भी हमारा जो इस साल का लॉसेज हैं तकरीबन तकरीबन 800 बिलियन डॉलर के लॉसेज हैं। $800 बिलियन का लॉस हम ऑलरेडी कर चुके हैं from reduction of 5% projected growth to 1% projected growth, and if this grows further then God knows that where are we going to stop it। इस जो लॉकडाउन के दरमियान जो काम हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है, तकरीबन तकरीबन जो 12 करोड़ लोग जो है जॉब खो चुके हैं ऑलरेडी। आपको अंदाजा है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 90% जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है और 10% फोर्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है। तो जितने भी पॉलिसीज अगर हमको दिखाई पड़ रही हैं या इम्पैक्ट हमें लग रहा है कि कम है, वो ज़्यादातर या बहुत हद तक जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे है, जिनकी तनख्वाहें महफूज हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की का कहना है कि आप तनख्वाहें ना काटें या एम्प्लॉयज़ को आप जो है अभी अभी आप उनको रिमूव ना करें। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारे मुल्क की मईशत की बैकबोन है, जो फॉर्मल सेक्टर को एक लिंकेजेस भी प्रोवाइड करता है, यानी फॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के ज़रिए आती हैं। इन पूरे सेक्टर्स में जो है तकरीबन तकरीबन तमाम जॉब लॉस हो चुका है, काम बंद है। कब शुरू होगा, कब गाड़ी पटरी पे आएगी, कब गाड़ी दोबारा शुरू होगी, हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन तकरीबन 12 करोड़ के आसपास बीबीसी की रिपोर्ट है, CMIE का असेसमेंट है कि 12 करोड़ लोग ऑलरेडी जॉब खो चुके हैं। और आपको अंदाज़ा है कि इनफॉर्मल सेगमेंट में अगर कम्युनिटी वाइज अगर हम जाते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का भी होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी का रोल बहुत कम है, तालीमी एतबार से भी और बिजनेस की जो नवैयत है और बिजनेस का जो नेचर है और मुसलमानों का जो हुनर है, उन सब को पेश नज़र मुस्लिम्स मेजॉरिटी वर्क्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी थ्रू इनफॉर्मल सेक्टर। हम उस सेगमेंट में हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो चुका है, हम उस सेगमेंट में हैं जिसके बिजनेस के लॉसेस हो चुके हैं और मजीद कितना होगा अभी हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। इस शटडाउन के इम्पैक्ट जो है वो अगर आप गौर करेंगे तो माइनिंग पे, एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, यूटिलिटी सेक्टर पे तकरीबन इन सब पे जो है ऑलरेडी 234 बिलियन का लॉसेस की बात हो रही है जो अभी रिपोर्ट आ रही है। आपको एक और चीज़ का बता दूं कि अगर हमारे मुल्क का जो कोविड मैप है, अगर आप उसको भी गौर से मुताला करें तो आपको लगेगा कि कोविड में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र हमारे मुल्क का जो है वो इंडस्ट्रियल बुलवर्क है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे महाराष्ट्र से आता है। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में या बॉम्बे में रजिस्टर्ड हैं, उनका बिजनेस इस स्टेट से होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में अगर आप देखेंगे तो दूसरी बहुत बड़ी पॉकेट जो है वो दिल्ली की है। दिल्ली में भी जो है एक हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो और आसपास के इलाके हों। पंजाब हमारे लिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्टेट है और आपको अंदाज़ा है कि अभी तक जो है लेबर्स के मूव कर जाने की वजह से वहाँ फसलों की कटाई तक के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। फसलें कब कटेंगी और किस तरीके से उनका फिर फसलों का हिसाब होगा, अभी हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। तमिलनाडु जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये भी हमारे मुल्क में कोविड का जो है एक कोविड का एक हॉटस्पॉट के तौर पे, एक हॉटस्पॉट स्टेट के तौर पे डेवलप हो रहा है। इन तमाम का जो असर है, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक मजमूई इम्पैक्ट जो है, अगर आप मईशत को लें, फाइनेंशियल सेक्टर को लें, तो हमें 3 सेगमेंट में बांटते हैं हम लोग आमतौर से कि हाउस होल्ड सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर की इनकम कम होने जा रही है क्योंकि उनका बिजनेस जो है 2 महीने से बंद है और उनको आने वाले 2-3 सालों तक जाकर के उनको रिकवरी हो पाएगी। हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें मैंने बताया कि बहुत बड़ा सेगमेंट जो हमारे मुल्क का है वो जॉब लॉस कर चुका है ऑलरेडी और उसको वो गेन तो नहीं हो पाएगा। यही हो सकता है, मैक्सिमम जो हो सकता है कि वो जब कोविड के बाद मईशत खुले तो उसको फौरन काम मिल जाए, हालांकि उसके भी इम्कानात बहुत कम हैं। और गवर्नमेंट को भी अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके का टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही थी बिजनेस के हिसाब से, कॉरपोरेट के हिसाब से, हाउस होल्ड के हिसाब से, तो गवर्नमेंट की जो इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स है टैक्सेस, उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। यानी ये तीनों सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इन तीनों में जो है जो कर्ज की है वो बढ़ेगा।
डेफिनेटली बढ़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे लोग तो तबाह होंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे उनकी चूंकि इनकम नहीं है और खर्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उनके अखराजात बढ़ेंगे, उनके कर्जे बढ़ेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के कर्जे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के भी कर्जे बढ़ेंगे। और इस तरह से पूरे मुल्क में जो कर्ज है वो एक लेवल से जाकर के बढ़ेगा। गवर्नमेंट के कर्जे इसलिए भी बढ़ेंगे कि न तो यही नहीं कि सिर्फ उनकी इनकम पे फर्क पड़ा है, इनकम पे तो बेतहाशा फर्क पड़ेगा। जो टैक्स रेवेन्यू है उनका, गवर्नमेंट का जितना भी प्रोजेक्शन था टैक्स रेवेन्यू का, वो उसमें काफी फर्क पड़ेगा। बल्कि गवर्नमेंट के जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है, इतना बड़ा जो गवर्नमेंट ने जो है वो अभी एक्सपेंडिचर प्लान अनाउंस किया है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, गरीबों के लिए और लोगों के लिए, इसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट की जो मजमूरी जो कर्ज है वो काफी बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट जो है के टारगेट्स जो है मीट तो करना बहुत दूर की बात है, बल्कि हम जो है उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो पूरे मुल्क में कर्ज जो है बढ़ने वाला है हर तरह के लेवल पर। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक पिक्चर है जो बिल्कुल क्लियर है। कितना बढ़ेगा ये हालात के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क में वो कर्ज जो है हर तरह से बढ़ने वाला है। एक और जो बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारी कम्युनिटी से लिंक्ड है, कि चूंकि हमारा मुल्क जो है दुनिया के उन कंट्रीज में है, उन मुल्कों में है जिनके पास रेमिटेंस इनकम बहुत आती है। फॉरेन रेमिटेंस में दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा कंट्री हमारा मुल्क है, और इस रेमिटेंस का सबसे बड़ा हिस्सा जो है मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान की तरफ आता है। और मिडिल ईस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी अभी भी तमाम कोशिशों के बावजूद डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा पावर हाउस अगर आप कहेंगे तो सऊदी अरब को कहेंगे। और सऊदी अरब की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक डिपेंड करती है ऑयल रेवेन्यू पे, और ऑयल रेवेन्यू आज की तारीख में 10 साल पुराने प्राइसेस पे चल रहे हैं। यानी और मजीद खदशा इस बात का है कि हालांकि रशिया में और सऊदी अरब में समझौते की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि सऊदी की इकोनॉमी को अभी कई साल का झटका ऑलरेडी लग चुका है। यानी मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हो सकता है हिंदुस्तानी लेबर का और हिंदुस्तानी लोगों का, वो सब कुछ ऑयल या एनर्जी पे डिपेंड है, और उन लोगों की इनकम ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी है। ऐसी सूरत हाल में उनको इस बात का तो इम्कान नहीं है कि हमारे यहाँ से मजीद लेबर जाएंगे, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि कितनी बड़ी तादाद में लेबर वहां से रिवर्स माइग्रेट करेगा। यानी हमारे पास बेरोजगारों की तादाद भी बढ़ेगी और हमारी इनकम के जो इम्कानात थे मिडिल ईस्ट से वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ इतना हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो अखराजात हुआ करते थे ऑयल पे और एनर्जी पे, उसमें तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के बजट में ये बर्डन कम पड़े। लेकिन गवर्नमेंट के, मैंने जैसे बताया कि दूसरी वजूहात से गवर्नमेंट के जो है कर्जे बढ़ेंगे, और हमारी तरफ से या पब्लिक की तरफ से रिवर्स माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और रिवर्स माइग्रेशन के अलावा जो है वो लोग जब लौटेंगे तो उनके पास काम भी नहीं है और उनकी इनकम भी नहीं होता। तो इस तरह से कम्युनिटी के पास जो सोर्स मिडिल ईस्ट से था, या जो बहुत बड़ी लेबर फोर्स जो हमारे मुल्क में एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के तौर पे काम कर रहा था, वो स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस में बदल सकती है अगर हमने उसका इंतजाम नहीं किया या उसके बारे में एंटिसिपेट करके कुछ एक्शन नहीं लिए तो। ये तो थी मौजूदा सूरत हाल जो मैंने इकनॉमी के तनाजुर में बात की, यानी मुल्क की में जो है कंट्रोल में आया है, सिवाय चाइना के बारे में बात आ रही है कि चाइना ने कंट्रोल भी कर लिया है, वहाँ फैक्ट्रीज भी चलने लगी हैं। लेकिन चाइना तो खुद ही दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, और जब तक कि उसके इंपोर्टर्स जो चाइना से माल मंगाते हैं वो खुद मुस्तहकम न हो जाएं, चाइना की फैक्ट्रीज के स्टार्ट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इसलिए जो है जब तक यूएस की माईशत नहीं शुरू होती, जब तक यूरोप नहीं शुरू होता, जब तक और मुल्क शुरू नहीं होते, और ये तमाम मुल्क जो है वो जो है उसमें जो है तमाम मुल्क जो है इसमें अफेक्टेड होंगे। तो चाइना के शुरू हो जाने के बावजूद भी जो है इस बात के इम्कानात मुझे नहीं लगते कि दुनिया की इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी
आएगी, बल्कि अभी तक नुकसान कितना होगा उसका भी अंदाजा नहीं है। अगर आप इसके तनाजुर में देखें तो पिछले 40 सालों की मेहनत में, 45 सालों की मेहनत में इस्लामिक फाइनेंस तकरीबन 75 मुल्कों में पहुंच चुका था। दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं, दुनिया के जितने डेवलप्ड मुल्क हैं, दुनिया के जितनी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बड़े हैं, दुनिया के जितने बड़े इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं, सबके पास इस्लामिक फाइनेंस का ऑल्टरनेट था, सबके पास इस्लामिक फाइनेंस के प्रोडक्ट थे। लेकिन उन सब के लिए सबसे बड़ा सोर्स मिडिल ईस्ट हुआ करता था। यानी अगर एचएसबीसी इस्लामिक फाइनेंस कर रहा है तो वो मिडिल ईस्टर्न मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कर रहा है। इसके अलावा और जितने भी बड़े हैं, चाहे वो सिटी हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, ग्रीनलेज हो, जेपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनलीज हो, जितनी दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मिडिल ईस्टर्न पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट वो जो है इस्लामिक फाइनेंस की तरफ, यानी की तरफ ही दौड़ रहा था, इस्लामिक फाइनेंस की तरफ ही वो पूरी तरह से कन्वर्ट होने को तैयार था। इसकी वजह से जो है वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस इस्लामिक फाइनेंस में एक्टिव थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से फाइनेंशियल सिस्टम में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस्लामिक फाइनेंस के बिजनेस को या तो स्टॉप कर दिया है कंप्लीटली, या फिर उन्होंने जो है अपने अपने ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पिछले 3-4 सालों में इस्लामिक फाइनेंस की ग्रोथ जो है वो 2 या 3% भी नहीं रही है। ये कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब लिक्विडिटी नहीं रही है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो सिर्फ लिक्विडिटी पे बात करती हैं। मिडिल ईस्ट में भी अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखें तो उनके पास भी चूंकि लिक्विडिटी बहुत कम हो रही है, इसलिए वहां के जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ की वजह से आई है। यानी जब कॉस्ट कटिंग करते हैं, जब जब बिजनेस नहीं बढ़ पाता, जब टॉप लाइन नहीं बढ़ पाता, तो बॉटम लाइन को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं। तो बहुत सारे जो इस्लामिक बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे, गौर करेंगे, तो इसमें जो है वो पिछले कई सालों से इस्लामिक फाइनेंस की ग्रोथ जो है टॉप लाइन पे नहीं हो रही थी, बल्कि वो मर्जर एंड एक्विजिशंस की वजह से हो रही थी। यानी जो छोटे प्लेयर थे वो अपनी कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे और वो बड़े प्लेयर्स के साथ मर्ज कर रहे थे। लेकिन पिछले 1-2 महीनों के अंदर अगर आपने देखा हो एनएमसी का हेल्थ क्राइसिस, एनएमसी का अगर हेल्थ क्राइसिस को भी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉसेस जो है वो जो है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हो रहे हैं। एनएमसी एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है दुबई का, और वो कैसे पैन आउट करेगा अभी मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस। सो इस्लामिक फाइनेंस की करंट लिक्विडिटी में भी कमी आई है, इस्लामिक फाइनेंस के बिजनेसेस में भी कमी आई है, और इस्लामिक फाइनेंस में लॉसेस भी बढ़े हैं। और इन सब की वजह से इस्लामिक फाइनेंस को खुद भी जो है अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा कि आगे हम कैसे इसको मैनेज कर सकें। और अगर आप हमारे मुल्क का मौजूदा जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल सिस्टम का, उसमें आप अगर आप गौर करें, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मुल्क में एक तो फॉर्मल सेगमेंट है और दूसरा इनफॉर्मल सेगमेंट है। फॉर्मल सेगमेंट में अगर फाइनेंशियल सेक्टर को लेंगे तो इस्लामिक फाइनेंस के ऑप्शंस हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रहे हैं और सिर्फ उन एरियाज में रहे हैं जो कैपिटल मार्केट्स से मुताल्लिक हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड हैं, हमारे पास शरिया कंप्लाइंट वेंचर कैपिटल फंड हैं, हमारे पास शरिया कंप्लाइंट इंडाइसेस हैं, हमारे पास शरिया कंप्लाइंट लिस्टिंग है। इस तरह की चीजें हैं। जो मेजर सेगमेंट हमारे मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम का जिसको जो आरबीआई की निगरानी में आता है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि 2015 में अब्दुल रकीब साहब और उनकी कोशिशों की वजह से जो है रिजर्व बैंक ने 2015 में रिकमेंडेशन दिया था कि इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए एक लिमिटेड स्केल पे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। और होगा या नहीं होगा हमें इसका कोई इल्म नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें क्या करने वाली है। नॉन बैंक में हमारे पास ले दे करके सिर्फ एक कंपनी है आज की तारीख में जो चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड स्केल पे काम कर रही है। यानी वो उस कंपनी को अपने तौर पे भी पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए कंपनी को काम करते हुए, लेकिन बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अब वो कमा पाने की पोजीशन में है। यानी सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग के सेक्टर में। इंश्योरेंस के सेक्टर में भी हमारे पास कोई मिसाल मौजूद नहीं है, और कैपिटल मार्केट का जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास है। ये तो हो गया
फॉर्मल सेक्टर में इस्लामिक फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज। फॉर्मल सेक्टर के अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर का है 90%। तो आप अगर जायजा लें इनफॉर्मल सेक्टर का भी, तो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर में तकरीबन कई तरह के प्रैक्टिसेस हैं अभी हमारे पास। माइक्रो फाइनेंस में कुछ मिसालें पहले से मौजूद थी, और पिछले चंद सालों में जमात इस्लामी ने बड़ी मेहनत करके बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस मुख्तलिफ स्टेट्स में क्रिएट की हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने की वजह से एक फ़ायदा जो हमें हुआ है वो ये हुआ है कि हम आज की तारीख में लोगों में सेविंग की हैबिट को डेवलप कर पा रहे हैं। यानी लोगों में पैसे सेव करने के हमने तरीके डेवलप किए हैं, और लोग उसकी वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी लोग अपनी सेविंग को बिल्ड कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इदारे हैं हमारे पास, जमात इस्लामी के मुख्तलिफ स्टेट्स में इदारे हैं। सहूलत ग्रुप है जो उन सब की जो है रहनुमाई करता है, एक तरह से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको टेक्निकल और उनको और तरह के जो है वो सहूलियात प्रोवाइड करता है। बम्बई में बहुत ही मशहूर और पुराना इदारा है बैतुल नस्र। इसके अलावा जनसेवा वगैरह, ये माइक्रो फाइनेंस में हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, मुख्तलिफ स्टेट में हैं, जो स्टेट लेवल पे भी हैं और मल्टी स्टेट लेवल पे भी हैं। लेकिन असल जो इनकी स्ट्रेंथ है वो सेविंग को मोबिलाइज कर पाने में है, सेविंग का इस्तेमाल कर पाने में अभी हम ये इदारे कामयाब नहीं हुए हैं। तो हमारे पास अगर आप पिछले मेरा मेरा अपना जो तजर्बा है तकरीबन 20-25 सालों से जो मैं इस्लामिक फाइनेंस को गौर से देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में अगर पैसे मोबिलाइज करना इस्लामिक फाइनेंस के नाम पर इतना मसला नहीं है जितना पैसे का इस्तेमाल करना जो है मसला है। उसकी असल वजह यह है कि एक तो ये कि हम राइट बिजनेसेस तक पहुंच नहीं पाते हैं, नंबर एक, जिसकी वजह से पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाता। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि जो राइट बिजनेसेस हैं वो अपने आप को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। वो उन्होंने पॉलिसी बना रखी होती है कि हम जो है वो किसी और की शमूलियत नहीं लेंगे, और शमूलियत न लेने की वजह से वो इक्विटी कैपिटल नहीं ले पाते हैं या बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, और डेट के जरिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर के कानून को इस्तेमाल करते हुए शरिया कंप्लायंट डेट का जो है तस्वुर अभी हमारे पास डेवलप नहीं हुआ है। एक कोशिश चल रही है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि वो कैसा है, लेकिन अदरवाइज जो है हमारे पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन अभी नहीं रहा है। एक और ऑप्शन जो है वो कंपनीज जो प्रोफेशनल मैनेज करते हैं और उनको पैसे की अगर ज़रूरत होती है तो वो इक्विटी के शक्ल में पैसे रेज करते हैं, जो बड़ा अच्छा एग्जांपल 2 सेट हुआ है हमारे मुल्क में। ऑक्टावेयर नाम के कंपनी ने मार्केट से 8-10 करोड़ रुपए रेज किए, बोरोइंग करने के बजाय, लोगों से पैसे लेने के बजाय, कर्जे के तौर पे या कम्युनिटी के पास जाने के बजाय, वो अपने बिजनेस मॉडल को मार्केट में लेके गए और अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद उन्होंने वहां से 8-9 करोड़ रुपए रेज किए, और उसके जरिए फिर उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। तो ये एक ऑप्शन है जो इस्लामिक फाइनेंस आउटसाइड द मेन स्ट्रीम इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर जो है, यानी इंश्योरेंस और सेबी एंड और है। हालांकि ये इसका एक लिंक सेबी से भी है चूंकि ये लिस्टेड है, लेकिन रियल इकोनॉमी बेस्ड है ये सोल्यूशन। तो इसमें 2 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसपेक्ट ने लिस्टेड किया अपने आप को, ऑक्टावेयर ने लिस्टेड किया है, और इन इदारों ने अपनी इक्विटीज को लिस्ट करके किया है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी नजर आता है कि अगर आपको कर्ज नहीं लेना है या फाइनेंस नहीं लेना है तो आप मार्केट से जाकर के अपने आप को कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के लिस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं। मिसाल के तौर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म जो है वो अलग है, स्टार्टअप का प्लेटफॉर्म अलग है, और एसएमई का प्लेटफॉर्म अलग है। यानी अगर आपकी कंपनी की साइज कम भी है, छोटी भी है, पैसे भी कम रेज करने हैं, तो भी वो ऑप्शन हमारे पास मिलता है। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे मुल्क के फाइनेंशियल सेक्टर में विद रिगार्ड टू फाइनेंस हुआ है वो है रहबर का। रहबर एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो फिनटेक और फाइनेंशियल सेक्टर का एक तरह से मजमुआ है कि जिनके पास पैसे हैं उनको और जिनको पैसे की जरूरत है उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। जिनके पास पैसे हैं उनको अच्छी पार्टी चाहिए होती है, ईमानदार पार्टी चाहिए होती है, अच्छा बिजनेस चाहिए होता है, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता, इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो जो है उस पार्टी को तलाश कर सकें। तो ये एक बड़ा मसला है जिनके पास पैसा है। और जिनको पैसे की जरूरत है उनको ये पता नहीं होता है कि हम कहाँ से जाके पैसे रेज करें, किससे रेज करें। अगर 1000 लोग पैसे देंगे तो मैं 1000 लोगों को पार्टनर कैसे बनाऊंगा, क्या तरीक़ेकार होगा, 1000 लोगों के साथ तो मैं डील भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये
चैलेंजेस जो है वो रहते हैं, पैसे देने वाले के लिए भी और पैसे लेने वालों के लिए भी। इस मसले को रहबर ने जो है वो सॉल्व किया है, और रहबर के ही मसले को देखते हुए हमारे अफजल बेग भाई ने जो है कई तरह के आइडियाज डेवलप किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज इंट्रैक्शन में भी वो इस पे बात रखेंगे कि उनके जहन में क्या है, और इसके अलावा उनके जो चैलेंजेस है उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ये भी एक तरह का जो है आउटसाइड मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सेक्टर जो है एक एक प्रोजेक्ट हो सकता है। एक और जो तरीका या एक और जो चीज हमारे हमारे मुल्क में अभी तक नजरअंदाज रही है, खासतौर से हमारी कम्युनिटी में, वो तकाफुल की अहमियत रही है। तकाफुल की जो जरूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में इंश्योरेंस मेन स्ट्रीम के जरिए आता है, और मेन स्ट्रीम इंश्योरेंस को हमारे स्कॉलर्स ने जो है वो हराम करार दिया है, और उसमें होना भी चाहिए, लेकिन उसका ऑल्टरनेट नहीं प्रोवाइड कर सके हैं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है हमारे मुल्क में, अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी खास तौर से शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस के ऑप्शंस को हमने डेवलप नहीं किया, तो हमारे लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। हमने देखा है कि किस तरह से जो है कम्युनिटी बैकलैश में एक खास कम्युनिटी का नुकसान होता है। वो कम्युनिटी इंश्योर्ड भी नहीं होती है, और वो आपस में भी जो है अपना इंश्योरेंस नहीं कर सकती है। वो बहुत ही मूविंग कम्युनिटी होती है, गवर्नमेंट से भी उसको जो है जो जिन शरायत पे गवर्नमेंट से मदद मिलनी चाहिए वो शरायत को भी पूरा नहीं कर पाती। लिहाजा जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं हमारे मुल्क में, इसमें इस बात के बहुत इम्कान है कि अगर हमने अपना इंश्योरेंस का निज़ाम डेवलप नहीं किया तो हम मजीद नुकसान से नुकसान की तरफ जाएंगे। और ख़ास तौर से बिजनेसेस का जो नुकसान होता है, आपने देखा होगा कि नॉर्थ दिल्ली के राइट्स में कितने बिजनेसेस जो है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जला दिए गए, चुन चुन कर जलाए गए, और उसका जो इम्पैक्ट होगा उनको रिकवर करने में सालों साल लग जाएंगे। उनकी मेहनत जो है सालों साल की जो है वो खराब हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे एक इंटर कम्युनिटी क्लैशेस के बढ़ने के खदशात हैं, जहाँ पे शरिया नॉन कंप्लायंस के अलावा कोई ऑप्शन वजूद नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सिंपैथेटिक हो पाने के इम्कानात इन शॉर्ट रन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पे गौर करें कि हम जो है नुकसानात से बचने के लिए किस तरह का मजमूई निज़ाम पैदा कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो है अपलिफ्ट इंडिया एसोसिएशन का है, जो एक छोटे लेवल पे बम्बई और पूना के लेवल पे ये काम चल रहा है, और इसमें तकरीबन अभी हमने जो है वो 1000 गरीब और यतीम बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को जो है हमने उनको ट्रायल के तौर पे शुरू किया, और वो जो है अपना एक काम आगे बढ़ा है। 1000 यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को, हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों को जो अपनी फीस नहीं दे सकती, जो अपनी सेहत के अखराजात जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके लिए एक ग्रुप से फाइनेंसिंग लेकर के उस मॉडल को डेवलप किया गया है। दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये इतना लंबा एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए कि हमारे पास फौरन कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन दिस इज वन थिंग विच कैन बी एक्सप्लोर्ड इन सो दैट वी नो कि हम आने वाले दिनों में हमें किस तरह के अगर हमें इस तरह की चीजें डेवलप करनी है तो हमें क्या करना होगा। रहबर का जो मॉडल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ये भी है कि ये कनेक्ट करता है, जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टर्स के जिसके पास पैसे हैं और बिजनेस जिसको पैसे चाहिए। लेकिन अगर हम इक्विटी के थ्रू करते हैं, यानी शिरकत के जरिए करते हैं या मुशारका के जरिए करते हैं, तो दो दुश्वारियां होती हैं। एक तो जिसके पास पैसे है वो मुशारका के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि बिजनेस में जो है वो शरीक बने, बिजनेस के चीजों को स्टडी करे, बिजनेस के रिस्क को ले पाए। यानी रिस्क ले पाना भी उसके लिए मसला है और बिजनेस को समझना भी उसके लिए मसला है। दूसरी तरफ जो है वो बिजनेस जो है वो बहुत सारे पार्टनर अपने बिजनेस में नहीं चाहता। खासतौर से जिस सेगमेंट में हमारी कम्युनिटी के लोग बिजनेसमैन काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि अपने बिजनेस में किसी और को शरीक बनाएं, पार्टनर बनाएं। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इक्विटी में अगर हमने बना भी लिया, कुछ लोगों को हमने साथ लेकर के ये काम कर भी लिया, तो भी इक्विटी जो है वो टैक्स इनएफिशिएंट होती है। यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर वो इक्विटी के थ्रू आया है, इक्विटी के जरिए पैसा कंट्रीब्यूट हुआ है, तो सबसे पहले टैक्स जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी वजह से जो है वो टैक्स इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर स्ट्रक्चर खुद टैक्स इनएफिशिएंट हो तो फिर बहुत से बड़ा पैसा जो है या प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो है, सब्सटेंशियल हिस्सा, वो चला जाता है आपको टैक्स की शक्ल में। इसी की वजह से जो है हमारे मुल्क में एनबीएफसीज भी डेवलप नहीं कर पाई हैं, क्योंकि
टैक्स रेट काफी हाई होने की वजह से आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिल पाता उन लोगों को जो कि अब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, यानी इन्वेस्टर्स को पास मालिक बनने का न तो ख्वाहिश है, न उनके पास उतना वक्त है, न ही उनके पास वो सलाहियत है। दूसरी तरफ बिजनेस जो है दूसरों के साथ अपने अपने बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहता, वो बिजनेस को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। और तीसरा जो है रेगुलेशन की वजह से इन दोनों के अगर हमें कोई पार्टनरशिप मिल भी जाए तो वो टैक्स इनएफिशिएंट होती है। तो इन तीनों मसले को हल करने के लिए एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया जिसको हम कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर का नाम देते हैं। यानी एक तरह का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, इस पे मिलने वाले रिटर्न को हम इंटरेस्ट कह सकते हैं, इंटरेस्ट टेक्निकली कह सकते हैं। देखिए हमारे एक चीज और समझने की जरूरत है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बहुत बहुत सीरियस और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारे मजहब में चीज प्रोहिबिटेड है वो रिबा है। अब अगर हमने प्रॉफिट का नाम जो है इंटरेस्ट रख दिया तो वो हराम नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट को अगर हम इंटरेस्ट कह करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है, लेकिन वो रिबा नहीं होता है। इसके बरक्स अगर हमने रिबा को प्रॉफिट का नाम दे दिया तो वो जायज भी नहीं हो जाता है। यानी हमें समझना क्या है कि व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम इज रिबा, एंड रिबा बाय एनी नेम इज प्रोहिबिटेड, बट इंटरेस्ट बाय एनी नेम इज नॉट रिबा। इंटरेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स आर नॉट रिबा। इनफैक्ट रिबा में भी आपको मालूम है कि अल रिबा इज प्रोहिबिटेड, यानी खास तरह का रिबा है, नॉट ऑल एक्सेसेस आर प्रोहिबिटेड। तो अगर हम इस तरह के फाइनेंशियल इनोवेशन या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करें, यानी मुल्क के कानूनी दायरे में रहते हुए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करें जिसके जरिए पैसे को रेज करना भी आसान हो जाए, जिसके जरिए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान हो जाए, जिसके जरिए पैसे को बिजनेस को मैनेज करना भी आसान हो जाए और टैक्स एफिशिएंट भी रहे, ये हुनर जो है हमारे पास बहुत देर से आया है। उसकी असल वजह यह है कि हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। हम खास तौर से फाइनेंशियल सेक्टर में चूंकि काम नहीं करते तो वहाँ के कवानीन से वाकिफ नहीं है, वहाँ के तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं है, वहाँ के तजर्बात से वाकिफ न होने की वजह से हम लोग इस तरह की इनोवेशन नहीं कर पाते। लेकिन ये एक खास तरह की इनोवेशन हुई है जिसमें रहबर जो है वो सीसीडीज के जरिए, कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए पैसे को रेज करता है, पैसे को डाइवर्सिफाई करता है और पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करके पैसे कमा के लोगों को देता है। अगर आप जायजा लें तो पिछले जो रिटर्न है वो तकरीबन 12-13% की रेंज में रहा है। इस क्वार्टर में जो रिटर्न आया है वो 8-8.5% के रिटर्न में आया है। यानी किसी भी सूरत में तमाम कामों के बावजूद जो है रहबर का रिटर्न बैंक से तकरीबन डबल रहा है। बैंक से मैं इसलिए दे रहा हूँ मिसाल क्योंकि बैंक जो है एक तरीके से सेफ माना जाता है। हालांकि हमारे मुल्क में आज बैंक भी सेफ नहीं है, आपको अंदाजा है इस बात का, लेकिन बैंक को अगर हमने थ्योरेटिकली सेफ भी मान लिया तो तकरीबन उससे डबल रिटर्न दिया है। और जरूरी नहीं है कि हम रहबर के पास ही जाएं। अगर किसी को लगता है कि हम लोग ये काम खुद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कई मरतबा अफजल भाई से कहा कि जमात के लोग इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं और इस तरह से अपने जो लोग पैसे हैं, जिन लोगों के पैसे हैं, उनको सही इस्तेमाल करने के तरीके या सही इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट जो है हासिल हो जाएगा। और जहां तक जरूरत है हम रहबर के एक्सपीरियंस से खुद सीख सकते हैं, उनके साथ टाई अप करके सीख सकते हैं, अपने लोगों को उनके यहाँ जॉब दिला करके सीख सकते हैं, उनके लोगों को अपना कंसल्टेंट बना करके भी सीख सकते हैं। लेकिन एक नया इल्म जो हमारे पास आया है, एक जो नया तजर्बा हमारे पास आया है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा वक्त ले लिया है, 8:17। हाँ, मैंने अपनी स्पीड जो है कुछ ज्यादा ही तेज रखी, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जल्दी जल्दी अपनी बातें कह लूं। और अभी हमारे पास टाइम के हिसाब से 13-14 मिनट हैं। इस दरमियान अगर आपके पास कोई सवालात हों तो आप लोग मुझसे पूछें, हाथ उठा के भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली ऑडियो के जरिए भी पूछ सकते हैं और चैट के जरिए भी पूछ सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी जज़ाकल्लाह शारिक साहब। अभी जो है हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। शारिक साहब आपका स्क्रीन ये कीजिए, क्या करें? स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए। अच्छा। स्क्रीन शेयरिंग कैसे बंद होगा? ये स्टॉप शेयर, राइट? फाइल्स में आपको स्क्रीन शेयरिंग जी बेहतर है। अच्छा, जिसको भी सवाल पूछना है आप लोग अपना हाथ रेज हैंड कीजिए। नीचे आपके पार्टिसिपेंट्स जो है डॉक्टर जुबैर साहब को मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर सादिक अजहर साहब को देख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उनको अनम्यूट करें और हम जो सवाल ले सकते हैं। जी सादिक अजहर साहब आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरे आपसे एक सवाल है कि जैसा आपने ये रहबर
जो फाइनेंशियल मॉडल जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर उनसे उसके सर्विसेज वगैरह उनसे टाई अप करना है, तो मतलब उनके लिए रास्ता क्या होगा? और हाँ, रैबर के अलावा कोई और मतलब अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है जो मतलब ने कि इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर काम कर रही है, तो वो भी थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा रोशनी करें। देखिए, मेरी ख्वाहिश तकरीबन 3 सालों से मैं अफ़ज़ल भाई को बता रहा हूँ और वो इस बात के शाहिद हैं कि मैंने कहा है कि जमात को अपने इदारे इस तरह के शुरू करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो जमात के बैनर तले हों, लेकिन जमात में जो लोग इस बात की सलाहियत भी रखते हैं और शौक़ रखते हैं और जज़्बा रखते हैं, हमें इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनको उनको इक्विप कराना चाहिए, हमें उनको सलाहियत को डेवलप करना चाहिए। वो या बाद में उनकी औलादें, ये एक ऐसा एरिया है जो पूरी तरह से खाली है और अगर हमने अपने लोगों को इसमें तैयार नहीं किया तो हमारी जो है, जितना हम देर करेंगे उतना हमारी मुश्किलात फ्यूचर में भी मल्टीप्लाई करती जाएंगी। तो मेरा शॉर्ट में मशवरा यही है कि मैं इस बात पे पहले से ही जमात को कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अफ़ज़ल भाई से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अफ़ज़ल भाई इसमें अपनी बात रखेंगे कि वो क्या इस वक्त कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं जरा इस बारे में ब्रीफ करूं। जी प्लीज। जी जी ठीक। देखिए, ये जो एक बहुत बड़ा गैप है और रहबर से भी हमने कई प्रोग्राम्स में उनका, हमने अभी गोवा में भी प्रोग्राम हुआ था, उनको हमने स्टेज दिया था, वो तारुफ उनसे हमने टाई अप किया हुआ है। तो मिल्लत में देखिए कैसा है, एक बहुत बड़ा गैप। एक तरफ जैसा आप शारिक भाई ने सही कहा कि एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टीज है जिनको पैसा चाहिए। तो दो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आज जिसका बिजनेस सेट है उसको असल में फंड्स इन्फ्यूज करके वो बहुत अच्छे से स्केल अप कर सकता है और रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन वो बंदा जो है वो पैसे मांगता नहीं है, वो अपने बिजनेस को, अपना शेयर डाइल्यूट नहीं करना चाहता। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए कि उसको पार्टनर्स नहीं, कि उसको वो टेंशन नहीं पालना है आम जबान में, और जबकि और वो कंटेंट है, मतलब वो बड़ा बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाह रहा है, तो वो हिल दे रहा है। अच्छा, मसला किधर है? जब फंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप जो फंड्स के लिए क्यू कर लेते हैं, तो नेका पर उसके अंदर बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, वो जो मैकेनिज्म को स्टेशन हो, तो बिजनेस को इवैल्यूएट करके इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करे कि भैया दिस बिजनेस फिट फॉर रिकमेंडेशन। और अभी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर काफी इश्यूज हो जाएंगे। हमारे हर सिटी, हर एक विलेज लेवल पर भी, अब छोटा सा गांव भी उठा लेना, हर गांव के अंदर भी पैसे देने वाले भी बैठे हुए हैं और लेने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस बना लें ताकि लोकल सिटी विलेज लेवल पर भी जो है छोटे इंस्टीट्यूशन बन जाए और एक गाइडेंस का एक सेटअप हो, जो एक बुकलेट जैसा हो जाए या प्रोसेस बन जाए, जहां पर वो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने के लिए हम गाइड कर पाए। तो बहरहाल ये एक ट्रांजिशन फेज है, लेकिन अब तो इंतहाई जरूरी है। अब जो देखिए कैसा है, अब इन्वेस्टर्स बहुत सारे जो है, जो जैसा शारिक भाई ने इन्वेस्ट करा, एविएशन है, रियल एस्टेट हो सकता है, बहुत सारे। अब उनके पास पैसे तो होंगे तो वो यहाँ वहां फिरेंगे, भैया पैसा कहाँ लगाएं, ठीक है ना। तो और बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे जरा पैसा लगा के उसको, तो बीच में मैकेनिज्म नहीं होने की बातें थी। जी एक मिनट, मजहर साहब आपका सवाल पूछे। मजहर भाई। एम जहीर साहब। महमूद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बोलिए तो सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपने कहा कि रिबा और फर्क है, तो उस पर जरा रोशनी डाल सकते हैं? सॉरी, मैं सवाल नहीं सुन सका आपका। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि रिबा और सूद में फर्क है, तो इस पे जरा रोशनी डाल सकते हैं? एक मिनट, मैंने इंटरेस्ट का जुमला इस्तेमाल किया और उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट जो है और सूद में एक फर्क हो सकता है, मैंने बताया।
और वो इस तरीके से कि हमने जो है वो सूद का जो उर्दू जुमला है उसको रिबा के ट्रांसलेशन के तौर पे इस्तेमाल किया है। रिबा की एक खास हमारी किताबों में डिटेल के साथ तफसील के साथ जो है वो मुमकिन है। आज के तौर पे अगर हम फाइनेंशियल इनोवेशन की बात करते हैं और किसी भी तरह से ऐसा एक प्रोडक्ट डेवलप कर पाते हैं या ऐसा कोई निजाम डेवलप जिसमें इंटरेस्ट जो है वो रिबा से हटते हुए भी अगर काम कर सके। हेलो, कैन यू हियर मी? ये बोले हाँ, ऑनलाइन पे मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ रही। तो इंटरेस्ट जो है वो रिबा से हटते हुए अगर हम इंटरेस्ट और रिबा में तफरीक कर लें तो हम जो है एक ऐसा फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर पाएंगे जो इंटरेस्ट की जो मौजूदा खुसूसियात है, मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट में जो है टैक्स एफिशिएंसी है। अब हम रिबा की वजह से हम टैक्स एफिशिएंसी भी खो देते हैं, लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट को सिर्फ रिबा के तौर पे देखा है, लेकिन हमारे मुल्क में खास तौर से इंटरेस्ट की कोई इंग्लिश में भी कहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं क्योंकि वो रिबा नहीं है, लेकिन वो जो है शरिया कंप्लायंट ऑप्शन हो जाता है। और अगर हमने प्रॉफिट को इस तरीके से डिफाइन किया है कि प्रॉफिट का 20% ईयर लॉस में जो है वो एज पर द कंट्रीब्यूशन, तो हम एक तरह की इनोवेशन जो है कर सकते हैं। यानी हम इंटरेस्ट को अपने हिसाब से ऐसे डिफाइन करें कि टेक्निकली वो इंटरेस्ट रहे ताकि टैक्स का बेनिफिट मिल जाए और स्पिरिचुअली वो रिबा न रहे ताकि हम जो है वो रिबा से भी बच सकें। ये और कामरान मलिक साहब हैं, मजहर साहब हैं, आप लोग सवाल अगर हो तो आप पूछिए। जी, अगर इजाजत हो तो मैं अपना सवाल करूं। जी पूछिए। हेलो। जी डॉक्टर जुबैर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निसार भाई, अभी जो ये कोविड-19 का लॉकडाउन जब से हुआ है तो एक खास ट्रेंड डेवलप हुआ है कि लोग अब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरा अपना सबमिशन ये है जो जी लाइक से डिमांड और सप्लाई जो है वो रीजनल लेवल पे मीट आउट होगी। बिल्कुल। और बेसिक कमोडिटीज स्पेशली फूड, क्लॉथ और ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे ज़्यादा फोकस होगा एज कम्पेयर टू लग्जरीज। तो आपने जैसे ये एक बड़ा अच्छी चीज़ बताई कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे रीजनल इकोनॉमी में अफजल भाई ने भी ये बात कही कि हमारे पास पैसा है लोकल लेवल पे, उसको ज़रूरत इस चीज़ की चैनलाइज किया जाए और उसके बाद सही से यूटिलाइजेशन हो जाए। तो रहबर या आपकी इसमें जो है वो कुछ इस तरह की सपोर्ट हो सकती है जो कि एक रीजनल लेवल पे एक पायलट मॉडल। जी मेरे ख्याल से हम लोग इसी डायरेक्शन, इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम किया। और जहाँ तक आपकी राय है ना कि ओरिजिनल, मैं भी उस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। बल्कि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया, डी ग्लोबलाइजेशन, जी, जो मेरे हिसाब से वो जो है हर कंट्री के खुशी के पीरियड में तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब क्राइसिस होता है तो फिर सब लोग अपना अपना मफाद को पहले देखते हैं। आपको अंदाजा होगा कि इटली कितना नाराज हुआ जर्मनी से कि उसको जो है जर्मनी ने जो है जरूरत पड़ने के सामान नहीं दिए, लेकिन जर्मनी अब अपने मुल्क को देखे या दूसरे को देखे। इसी तरह से अमेरिका ने किस तरह से रिटेलिएट करने की बात की हमारे मुल्क से जब उसको लगा कि यहाँ से क्लोरोक्विन नहीं जा पाएगी, और इस तरह से। तो ये तमाम चीजें जो इशारा कर रही हैं वो एक तरह का डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। एंड आई कैन नॉट एग्री मोर विथ यू ऑन दिस सब्जेक्ट। जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, यस, हम लोग जो है कि हम जो है वो कहाँ से शुरुआत करना चाहें, लेकिन काफी दिनों से लोग बात है, अनफॉर्चुनेटली हमने शुरुआत नहीं की। हमें वक्त है कि हम जो है इस जो सूरत हाल ऐसी डेवलप हुआ है, एवरी क्राइसिस थ्रोज सर्टेन अपॉर्चुनिटीज आल्सो, एंड वी मस्ट ट्राई टू convert this crisis into an opportunity for a new kind of institutional arrangement, or especially those businesses which are part of community and which are part of informal sector। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मिसाल के तौर पे दिया है। अगर हम चाहेंगे तो उनके साथ भी एक बात, प्लीज। Okay, this is Kamran Malik.
I'm from Afghanistan. It's glad to be here in the platform, and the discussion was very much important and efficient and effective for us. If we have time, I would like to have a quick round of in Afghanistan, Islamic finance. Yeah, if you could, I'm already, fine, but I'd be very happy to, please. Okay, I will be very short on it. The banking, especially the Islamic banking in Afghanistan and finance, is in a very infancy stage right now. Mm-hmm. We only have one full-fledged Islamic bank in the country, called as Islamic Bank of Afghanistan. The other remaining banks, some of them, they have their subsidiary or branches in Islamic. They have like both conventional and Islamic banking. We only have a few products like Musharaka, diminishing Musharaka, Murabaha, specifically car financing, and now the Central Bank of Afghanistan is working on the Ijara here in Afghanistan. That is working in various areas. That is called Jamaat-e-Islah, but they're not so much engaged in Islamic economic activities. One of my concern is how we can take this COVID-19 as a chance to promote Islamic banking, as a Jamaat specifically, because currently the Islamic banking is developing finance as a business more. There are more Sharia issues available in it. So what can we do in order to take this as an opportunity to go ahead? Can I give a brief about this? Hello? Yes, I'm listening. Yeah, so this is Afzal Beg. It's good to have someone from a different country to participate in this. Let me be very brief on this. First of all, these are the technical terms. Since you're already working on those products in Afghanistan, maybe if we are in the very initial stages, we would be interacting it separately to know each other. And of course, Sharik Desar is there, other countries are there. So in this developing stages, it will be requiring input from everywhere. So that's one point. So maybe it may be of lot of interest for all the participants, but of transition phase, if we act very proactively, maybe we can create some space within India. Because as I already said, that we have the funds and we have the people who are working on the funds. The only thing is that the gap is there, but no proper documentation is there, no proper organized sector is not there, and the intermediate mechanism for evaluating businesses and recommending to investors. So we are working on those things, and that too again, it's in a very transition phase. Let's hope. So we are working on this. If you have some inputs, of course, info@rifa.org. Directly mail to me also. I am the National Secretary of Rifa Chamber of Commerce. So you can direct mail me at afzal@rifa.org. So we can interact. Thanks. Afzal bhai, Salahuddin bhai, I think we are done with the time. So, Salahuddin bhai, are we taking any more questions? Let's see, Afzal bhai. No, it's all depends upon our Sharik bhai. If he can take questions, of course we can take a 2-3 questions more. Sharik bhai, can we? Hello. Assalamu alaikum. Hello. आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही मुझे। अभी मैं अनम्यूट हुआ हूँ तो मैं सुन सकता हूँ जी, प्लीज। अच्छा जी, मेरा सवाल समझिए या सजेशन समझिए, ये चीजें तो प्रैक्टिकल है, इस्लामिक फाइनेंस और रिवर फाइनेंस की जो मिसाल दी आप, फंड्स प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स वगैरह,
तो इस ताल्लुक से मिल्लत को, उम्मत को एजुकेट करने के लिए इस बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से, रिबा है, तकाफुल है, मुशारिबा है, मुशारिका है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा की आम पब्लिक जो है सो अनअवेयर है। तो इन चीजों को एजुकेट करने के लिए क्या हमारे पास जो है सो कोशिशें हो रही है हिंदुस्तान, इंडिया लेवल पे? अफजल भाई आप बताएंगे? नहीं, कोशिशें नहीं, आप ही देखिए कैसे है। मैं तो इतना बताऊंगा कि अभी बहुत सख्त जरूरत है इस्लामिक फाइनेंस। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मिल्लत में हम लोग घूम रहे हैं, इंडस्ट्री लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लोग पैसे लगा रहे हैं, लेकिन पैसे की शराइत पे लगाना है, किन बुनियादों पे लगाना है, जान पहचान चेहरा देकर पैसे लग जाते हैं, मामला पे इतनी गड़बड़ी, इतने ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, तो इसके लिए इंटेंसिव कोर्सेज, एजुकेशन, सेमिनार्स, और बल्कि तो अच्छा ये जूम वाला शुरू हो गया है, तो हम लोग आगे चल के शारिक भाई को भी इंशाल्लाह जहमत देंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, भले 25-50 लोग हो, बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं भी हो, लेकिन ये ड्राई टॉपिक का सबको दिलचस्पी का नहीं है, लेकिन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आइंदा फ्यूचर पर ये मुशारका, मुजारबा, इजारा, सुकूक, सारी चीजें हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हमको तो मालूम ही होना चाहिए कि अगर हम पैसा ले तो किन बुनियादों पर ले, हम पैसा लगा रहे हैं तो किन बुनियादों पर लगा रहे हैं। हम लोग को सीधा एक ही चीज समझ में आती है, जो कॉमन एवरेज इन्वेस्टर, एवरेज बिजनेसमैन का क्या है कि मैं पैसे लगाऊंगा, और वो बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग, एक ही बात समझ में आती है। अच्छा, जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात बोलता है कि भाई, तो हमको समझ में आता है कि उसका प्रॉफिट तो वो शेयर कैसे करे, मुझे समझ में आता नहीं, और फिर वो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सब चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उस पर थोड़ा सा और भी अवेयरनेस, एजुकेशन का, और शारिक भाई भी बताएं अब तक क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है इसमें। देखिए अफजल भाई, अब्दुल रकीब साहब मौजूद हैं मेरे ख्याल से, और मेरी तो ख्वाहिश है कि अगर इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस इस तरह का कोई जिम्मेदारी ले सके कि कौम में फाइनेंशियल सेक्टर की अवेयरनेस को लेकर के ICIF जो है कोई ऑनलाइन कोर्स लगा सके, शुरू कर सके, उस कोर्स को डेवलप करना हो, मैं अपना काम कर सकता हूँ, किताबें वहाँ डेवलप करके दे सकता हूँ, वहाँ पे आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अहम काम है कि जब तक हम इसको मास लेवल पे अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, तो तब तक जो है वो मास में से ही क्लास आता है। जब तक हमें हॉरिजॉन्टली भी काम करना है और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली इसलिए भी कि बहुत सारे लोगों को हमें तैयार करना है जो इस फील्ड में शौक रखें, इन्फॉर्मेशन रखें, लोगों को कम्युनिकेट करें। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो है स्पेशलाइजेशन के तौर पे इस सब्जेक्ट को लेंगे, और जो बाद में जाकर के इसके लिए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, इसमें बिजनेस करेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ICIF जो है वो एकेडमिक वर्क कर सकता है, रिफा जो है वो बिजनेस का वर्क कर सकता है। मेरे ख्याल से ये दोनों इदारे सुटेबल हैं अपने अपने एरिया में, और जहाँ भी जरूरत में रहेंगे। अगर अब्दुल रकीब साहब ऑनलाइन है तो वो भी कुछ इनपुट दे सकते हैं। अब्दुल रकीब साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी जरा से इस पर 2 मिनट बोले, अपना तारुफ भी दे दें। ये ICIF के, जी ब्रीफ करिए। मेरा नाम अब्दुल रकीब है, मैं चेन्नई से हूँ, हमारे डॉक्टर शारिक निसार साहब का शागिर्द हूँ, और हम सब जो है इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस के नाम से एक इदारा चलाते हैं तकरीबन 10-12 सालों से, और ये अवेयरनेस क्रिएट करती है कि इस्लामिक फाइनेंस क्या है। फिर ज़कात का निज़ाम है जो इस्लाम के एक अहम जो है बुनियादी सुतूनों में से है। हम नमाज के बारे में जानते हैं, रोज़े के बारे में जानते हैं, हज के बारे में जानते हैं, लेकिन ज़कात का जो सिस्टम है, इज्तिमाई सिस्टम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, आज दुनिया भर में भी जो है ज़कात को वसूल करना, उसके ज़रिए से एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाना है, और फिर कैसे जो है आवाम में एक शेयरिंग एंड केयरिंग सोसाइटी हम तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना है। एक और बात जो मैं रखना चाहता हूँ कि अभी एक किताब जो है हमने इस्लामी माशियात और मालियात पर जो है, मेरी एक छोटी सी किताब है जो मुख्तलिफ इसमें ये हुई है, तो ये भी जो है अगर आप जो है चाहते हैं तो इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस से जो है हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है हर 3 महीने में इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस का एक न्यूज़लेटर निकलता है, जिसमें हमारे शारिक साहब का भी जो है बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो आप जो है इसको भी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें तो हम ये भी आपके बारे में देख सकते हैं। एक और बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि आज जो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं, नॉट ए सिंगल लेडी इज देयर, कोई भी एक जो है हजरत खतीजा की तरह यहाँ कोई नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी खवातीन जो है शरीयत के दायरे में रह के जो है बहुत सारे कारोबार कर सकती हैं,
इसके बारे में भी अगर डॉक्टर के बारे में मैं डॉक्टर शारिक साहब से इसलिए कि उन्होंने जो है शरिया इंडेक्स भी बनाया है, तो आज के ज़माने में जबकि स्टॉक्स बहुत कम हो गए हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना मुसलमानों के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और ये जो ऑनलाइन कोर्स के बारे में है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर शारिक साहब तैयार हैं, डॉक्टर शारिक निसार साहब, वो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अबूदर कमालुद्दीन साहब हैं, सारे लोग जो है एकेडमिक से ताल्लुक रखते हैं, अगर तैयार हो जाएं। और हमारा जो कलीग है जजील अब्दुल वाहिद, वो खुद भी जो है मलेशिया से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इस्लामिक फाइनेंस में, और मुख्तलिफ बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारे लोग मिलके जो है कोर्स भी तैयार कर सकते हैं। और वो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ये सारे कोर्सेज से जो है हम इस्तेफादा कर सकते हैं। तो स्टॉक्स के बारे में बताइए ना कि इस जमाने में स्टॉक में पैसे लगाना कैसा है, शरिया कंप्लायंट स्टॉक के बारे में क्या रहे? अब्दुल रकीब साहब, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इकोनॉमी जो है बहुत लो है, लेकिन ये है कि ये रिस्की इस वक्त है कि इस सेंस में है कि हमें नहीं अंदाजा है कि क्या वाकई इससे भी ज्यादा हमारी मईशत खराब हो सकती है। तो क्योंकि ऑलरेडी जो है हम 40 बड़े अच्छे, लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो स्टॉक के मुताबिक, इसलिए मैंने जानबूझ के मैंने बात नहीं की, लेकिन आइंदा कभी होगा तो मैं इस पे और खुल करके अपनी राय पेश करूंगा। अभी हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हम और ले लें ताकि और लोगों भी जो है। परवेज काजी साहब, और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? परवेज काजी साहब, शोएब साहब, मजहर साहब, असद हुसैन साहब। अरे साहब, ये जो है खवातीन को भी जो इसमें दिलचस्पी मेरा ख्याल है। अफजल भाई से शुरुआत करते हैं। अफजल भाई जो है कहेंगे कि भाई अपने, अफजल भाई जो है वो बिजनेस के इंचार्ज हैं, तो इन्वेस्टमेंट इंचार्ज घर में किसी को बनाएं। इंशाल्लाह देखा जाए। ठीक है। कोई और सवाल नजर नहीं आ रहा मुझे, हालांकि 2-3 लोगों ने हाथ उठा रखा है, लेकिन शायद वो पहले हाथ उठा के चले गए लग रहा है। हाँ, परवेज काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मेरा इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि अपने हलाल के हलाल तरीके से अगर म्यूचुअल फंड या SIP जो अभी चल रही है, कुछ है क्या इस्लामिक? अरे भाई, टाटा एथिकल फंड है, बेहतरीन मौका है। मेरे पास इस वक्त खुद पैसा अगर जितना होता है मैं इन्वेस्ट कर सकता होता हूँ, लेकिन मैं कर चुका हूँ अच्छा खासा। तो टाटा एथिकल फंड है। कैपिटल मार्केट में अगर आपको 500 रुपये महीने भी बचाने हैं, तो एक तो ये है कि 500 रुपये, 1000 रुपये महीने आपने करके अपना अकाउंट खोल लिया बैंक से, आपके सीधे वो एक इन्वेस्ट होते रहे, और सालों तक आपने धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट भी बिल्ड किया, सेविंग, और आपको पढ़े बच्चों का एडमिशन और हाथ में, तो आप इस्तेमाल सकते हैं। लेकिन आज का मेरा मौजू वो नहीं था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा बात नहीं की है। हालांकि मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मौका है, उसमें शरिया बोर्ड भी है, टाटा का क्रेडिबिलिटी भी है, टाटा का तारीखी तौर पे भी टाटा जो है अपनी ब्रांड को लेकर के काफ़ी। कुछ अफजल भाई जी क्या बता रहे? रिफा के जरिए इन्वेस्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। रिफा ये सिर्फ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट न लेता है न देता है। हम लोग ने जो रहबर से या माजी में बैतुल नसर से कहीं पर हमने जो सिर्फ वो रेफर किया है विदाउट एनी क्या बोलेंगे रिस्क और एनी कमिटमेंट्स। We don't have the mechanism। फ्यूचर में भी अगर आप सबकी कोशिशों से अगर कोई एक बॉडी बन भी जाती है, तो रिफा के डायरेक्ट अंडर में नहीं रहेगी, इट विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एंड रिफा विल बी सिर्फ रेफर की बॉडी को विदाउट एनी रिस्क और एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे डेबा को रेफर कर रहे हैं, बैतुल कर रहे हैं, ऐसे फ्यूचर में हमारा टारगेट जो है कि हर सिटी में, हर विलेज में एक छोटे छोटे बॉडीज बन जाए, एक प्रोसेस बना के दे, लेकिन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट थिंग्स, और हम वही काम कर रहे हैं। तो दिस आंसर्स द क्वेश्चन। हाँ साहब, प्रवेश उसकी वजह ये है कि रिफा जिस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या जो उसका अपना काम है, बुनियादी काम है, वो इन्वेस्टमेंट लेना देना नहीं है।
बल्कि वो बिजनेसेस को कनेक्ट करने का। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का असल काम जो है बिजनेसेस को कनेक्ट करना होता है, और बिजनेसेस को कनेक्ट करने में चाहे वो जिस तरह से हो, ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, फाइनेंशियल हो, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टी हो, सीकर हो, इन्वेस्टमेंट मेकर हो, तो रिफा का असल काम जो है वो मौजूदा वो ये है। इसलिए अफजल भाई ने ये बताया कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इदारे हैं आपको मैंने बताया कि तो इस तरह के इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, और आप उनसे एक सवाल और ले लें बिफोर वी कॉल ऑफ। कोई है? अच्छा, मजहर साहब शायद नहीं, मजहर साहब वो अनम्यूट करने को रिक्वेस्ट, अनवर भाई मजहर साहब अनम्यूट कर लीजिए। उनका मैसेज आ रहा है मजहर साहब का। अनवर भाई मजहर साहब अनम्यूट कर दीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम शारिक सर। मेरा क्वेश्चन मोस्टली उस सीसीडी की तरफ था कि एक्चुअली सीसीडी चलता कैसे है? इसमें दो ही रिलेशन होते हैं क्या? एक बीच में रहबर और दूसरा बिजनेस एंटिटी, या और कोई भी उसमें एंटिटी इन्वॉल्व है? सॉरी मैं आपका सवाल मिस कर गया। मेरा क्वेश्चन सीसीडी पे है, जो रहबर का जो इंस्ट्रूमेंट है सीसीडी, तो वो उसमें दो ही एंटिटी होती है क्या? एक रहबर और दूसरा बिजनेस एंटिटी जिसके साथ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, उसकी वजह है, देखिए जो पहले तजर्बा हुआ था उसमें ये हुआ था कि मेरे पास अगर 10 लोग आए और मैंने 10 लोगों में से 2 को एक बिजनेस में लगाया, 2 को दूसरे बिजनेस में, बाकी को किसी और बिजनेस में, तो होता ये कि बाज लोग को बड़ा अच्छा रिटर्न मिलता था, बाज लोगों को कम रिटर्न मिलता था, और बाज लोगों को नुकसानात भी हो जाते थे, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बेसिस पे था। यानी एट द सेम टाइम आई हैव समबडी हु इज वेरी हैप्पी विथ मी, somebody who is moderately happy, and somebody who is completely unhappy with me because the investment he choose to invest has gone bad. तो उसका डाइवर्सिफिकेशन करने का तरीका ये लिया गया कि अगर हम एक इदारा है जो खुद ये काम कर रहा है, यानी पैसे लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है और फिर वो जो है वो पैसे ले करके डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसमें रिस्क कम हो जाता है और इसमें फायदा ये होता है कि आप जो है रिस्क को रिड्यूस करते हैं, लेकिन डाउन साइड इज कि आपका रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपको नुकसानात के इम्कानात कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस में 10 बिजनेस को चूज किया, 10 में इन्वेस्ट किया, 2 खराब हो गए, तब भी 80% सक्सेसफुल बिजनेस जो है विल मेक यू पॉजिटिव रिटर्न। तो सीसीडी जो है इस वक्त का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक इदारा है रहबर जो सीसीडी इशू करता है, और सीसीडी इशू करके इन्वेस्टर को वो सीसीडी मिलती है और इन्वेस्टर से पैसा रहबर के पास आता है, और फिर रहबर से पैसा जो है बिजनेसेस में जाता है, और बिजनेसेस में भी जो है लीजिंग वाले एसेट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वाले एसेट्स हैं, और कुछ जो है वो आपको जो है और तरीके के भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए। यानी आपने इंस्ट्रूमेंट वाइज भी डाइवर्सिफाई किया और इन्वेस्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई किया, इस वजह से आपको जो है थोड़ा सा आप ज्यादा जो है रिस्क कम हो जाता है और आपको जो है स्टेबल रिटर्न आता है। एम आई क्लियर मजहर साहब? कौन? हाँ मजहर साहब जी। मजहर साहब, क्या मैं अपनी बात बता सका आपको? फिर लग रहा है म्यूट कर दिया क्या मजहर साहब? हेलो, सो अफजल भाई, शैल वी कॉल ऑफ? हाँ ठीक अनवर भाई, सलाउद्दीन साहब अगर एक वोट ऑफ थैंक्स करके फिर क्लोज करते हैं। जी सलाउद्दीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दूं कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो गाइडेंस में काम कर रही है बिजनेस डेवलपमेंट के, जो चाहे स्टार्टअप में हो या बिजनेस स्केल अप करना चाहते हैं। हम उनको नेटवर्किंग देते हैं, कंप्लायंस से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है उसके बारे में गाइडेंस करते हैं, फाइनेंस गाइडेंस करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में करते हैं। तो डिफरेंट एक बिजनेस रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो सकते हैं वो सारी चीज के लिए प्लेटफॉर्म रिफा है।
तो आप हर चीज के लिए रिफा को कांटेक्ट करें। दूसरी चीज ये है कि रिफा ने अभी एक B2B पोर्टल बनाया है जिसका नाम है rifamart.com। तो जो भी रिफा मेंबर्स हैं वो गोल्ड प्लान में लॉग इन करते हैं, ज्यादा फीचर्स हैं उसमें, और जो रिफा मेंबर्स नहीं भी हैं वो अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी उनका हो सकता है कि वो किसी को भी भेज सकते हैं डायरेक्ट वो लिंक, और दूसरों को भी रेफर कर सकते हैं, और कोई भी बिजनेस के लिए पहले रिफा मार्ट पे सर्च भी कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। तो रिफा मार्ट पे जरूर लॉग इन करें। बाकी तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराया। बहुत शॉर्ट नोटिस पे अफजल भाई ने डॉक्टर शारिक निसार साहब को कहा था और उन्होंने तैयारी की, और उसके बाद जो है डॉक्टर शारिक निसार साहब का शुक्रगुजार हूँ, अफजल साहब का शुक्रगुजार हूँ, और खासकर अब्दुल रकीब साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने बहुत सारे इनपुट दिए और कोर्सेज के बारे में, और तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि जो लॉकडाउन में बार बार हमारे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगला प्रोग्राम का ऐलान करना। ठीक है, ऑन इकोनॉमी इंडस्ट्री, ये इस पे हमारा एक प्रोग्राम होगा। उसके मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ना शेयर किया है ग्रुप पे, वापस मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।